नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट की हम लगातार आपके ऊपर बौछार कर रहे थे और ये टेस्ट नंबर 4 है जिसे कि आप देखने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 100 MCQs हैं। परीक्षा के ही पैटर्न पे इसे बनाया गया है। थोड़ा सा प्रश्नों का स्तर ऊंचा है परीक्षा का जो मूल स्वरूप है उसकी तुलना में, और उसके पीछे वजह वही है कि आप अभ्यास थोड़ा कठिन करके जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बिना देर किए इस अच्छी बात को शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन करके देख सकते हैं। ये बातें पुरानी हो गई हैं, आपको याद रखना होगा कि किसी न किसी गोले को काला करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नंबर कटेंगे आपके। पेड कोर्सेज अगर ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रंग बिरंगे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप संपर्क करके प्रक्रिया पूछ सकते हैं। तो यहाँ से असली बात, मुद्दे की बात शुरू होती है। पहला क्वेश्चन साइंस का है, फिजिक्स का है। पूछा जा रहा है कि प्रकाश के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, लाइट के बारे में यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। पहला ये कहता है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन द एयर देन इन वैक्यूम। ये एयर में ज़्यादा तेज चलती है, मतलब प्रकाश जो है वो हवा में ज़्यादा तेज चलता है, वैक्यूम में धीमा हो जाता है उसकी तुलना में। और इसके बाद ये कहा गया कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। लाइट वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, इन्हें रिफ्रैक्ट नहीं किया जा सकता, यानी अपवर्तित नहीं किया जा सकता है। इनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी लंबी होती है, लॉन्गर वेवलेंथ इनके पास होती है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देख लिया और इसे अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ये क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यही वाला इसमें से सही है, एकमात्र जो सही है उसी की तलाश करनी थी, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो गलत है। निर्वात में ये ज़्यादा तेज चलता है, प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की अगर आवश्यकता होती तब जाकर ये हवा में तेज चल सकता था, या जो ठोस है उनमें और तेज चलता, जैसा ध्वनि के साथ होता है। लेकिन यहाँ माध्यम जो है वो बाधा पहुँचाता है, तो निर्वात में ही ये सबसे तेज चलती है। इन्हें अपवर्तित नहीं किया जा सकता, ये इन्फॉर्मेशन भी गलत है। अपवर्तित किया जा सकता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी दिशा बदल सकती है और बदलती भी है। तरंग दैर्घ्य इनकी छोटी होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो ऐसे करके हम देखेंगे तो बी वाला सिर्फ सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फिनोमिना दैट कॉजेज द स्काई, यहाँ देख रहे हैं आप, द स्काई टू अपीयर्स ब्लू। कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है, यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो बताएं इसमें से कौन सा होगा। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा या स्कैटरिंग होगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही जो फिनोमिना है, इसी की वजह से आसमान का रंग आपको नीला दिखाई देता है। तो इसका जो डी वाला विकल्प है उसको हमने चुना। ठीक, दूसरे वाले प्रश्न को हमने देखा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी तीसरा वाला, इसमें पूछा जा रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स का यहाँ तालमेल दिया है, लिस्ट मिलाकर बताइए कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होता है। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर दिया हुआ है, SI यूनिट ऑफ करंट है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है और SI यूनिट ऑफ फोर्स है। एम्पियर, न्यूटन, केल्विन और पास्कल, ऐसे करके इसकी यूनिट्स दी हुई हैं। अब इसमें आप देखें और बताएं मिलान कौन सा सही होगा। तो ध्यान से अगर आपने देखा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होना चाहिए। बी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें जो दबाव है यानी प्रेशर है उसकी इकाई होती है पास्कल, विद्युत धारा की होती है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, टेम्परेचर की होती है केल्विन और फोर्स की होती है न्यूटन। उस हिसाब से हम मिला लेंगे तो बी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए किस साइंटिस्ट को जाना जाता है। पहचानना बहुत आसान है, अल्बर्ट आइंस्टीन। हालांकि इनको, मतलब आइंस्टीन को, नोबेल प्राइज़ जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्या है उसके उद्देश्य से या उसके पर्पज से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, इसमें आपको सही की तलाश करनी है। तो कहा जा रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास। रीजन क्या हो सकता है कि ग्रेविटी इज अ फंडामेंटल फोर्स दैट अफेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स इक्वली। ग्रेविटी जो है वो एक फंडामेंटल फोर्स होता है और ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे बराबर रूप से प्रभाव डालता है।
तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीज़न जो यहाँ दिया हुआ है वो गलत दिया है, तो सी को हम इसीलिए चुनते हैं। ठीक, मतलब रीज़न जो है वो स्टेटमेंट के लिए ठीक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि रीज़न में आप ध्यान से देखिएगा कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण एक मूलभूत बल है, वहाँ तक बात सही है, लेकिन ये सभी वस्तुओं पर समान रूप से प्रभाव डालता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। जिस भी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसके अंदर भी द्रव्य की मात्रा ज़्यादा होगी, उसके अंदर ग्रेविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही प्रभावशाली होगा। यही तो वजह होती है कि जो भारी पिंड होता है वो छोटे जो हल्के पिंड होते हैं उन्हें अपने आकर्षण में बांध के रखता है, तो ये बराबर नहीं काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी छठवां, इसमें कहा गया है कि कौन सा एक मतलब अधातु तत्व है और वो नोबेल गैस है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है और क्लोरीन है, इसमें से कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ नोबेल गैस, क्वेश्चन नंबर 6। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ये हीलियम है। ठीक है, नोबेल गैसें जो है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, ऑक्टेट रूल को ये पूरी तरह से फॉलो करती हैं और आसानी से किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी जो और तत्व होता है उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। ठीक है, और ये अधातु है, मतलब सीधी बात है, धातु नहीं है तो अधातु की श्रेणी में डाल दिया। रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होता है और इसके अंदर क्रियाशीलता नहीं होती है, इसीलिए हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को तवज्जो दी जाती है गुब्बारों में भरने के लिए। हाइड्रोजन जो है वो हवा के संपर्क में एकदम से आएगी तो भयंकर विस्फोट हो सकता है, हीलियम के साथ ये चीज़ नहीं होती है क्योंकि इसमें क्रिया करने की इच्छा ही नहीं होती, तो इसीलिए हम हीलियम को चुनते हैं, है ना, सी वाले ऑप्शन को। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। विस्फोटकों के बारे में यानी एक्सप्लोजिव जो है उनके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। तो TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जो है ये व्यापक रूप से सैन्य अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि विस्फोटक गोला बारूद बनाने में, बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है, आप जानते हैं। इसके बाद ANFO है यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जिसे कहा जाता है, ये कॉमनली यूज़ होता है इंडस्ट्रियल ब्लास्टिंग में, मतलब माइनिंग आप कर रहे हैं, वहाँ पत्थर या अवरोध को हटाना है तो आप ब्लास्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से आप यही काम करना चाहते हैं, रास्ते की बाधा को साफ करना चाहते हैं तो आप इस विस्फोटक को इस्तेमाल करते हैं। और पेटिन जो है ये PETN यानी आपका यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब पेंटा एरिथ्रॉल टेट्रानाइट्रेट जो है ये असल में इसका शॉर्टकट आप देख रहे हैं PETN इज़ अ हाई एक्सप्लोसिव यूज इन डेटोनेटर्स एंड ब्लास्टिंग कैप्स। मतलब ये उच्च विस्फोटक होता है, तो इसमें कोई भी जो है वो कम विस्फोटक नहीं है, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि ये डेटोनेटर और ब्लास्टिंग कैप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, डेटोनेटर के तौर पे आमतौर पे इसका यूज़ होता है। इस तरीके से तीनों ही विस्फोटकों के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना होगा, देखिए और बताइए। प्रश्न संख्या 7 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, सभी सही है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी सही है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 8वां आपका, और इसमें कहा गया कि अम्ल और उनके जो एप्लीकेशन है वो साथ में दिए हुए हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार की बैटरियों में इस्तेमाल होता है, नाइट्रिक एसिड आपका फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है, और सिरके के प्रोडक्शन में एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से है। अब इसमें कौन सा गलत है उसकी तलाश आपको करनी पड़ेगी। और प्रश्न संख्या 8 जो है इसमें ऊपर वाला ही गलत है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल डिटर्जेंट में नहीं होता है। ठीक है, ये पहला वाला ही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक, ए वाले को हम चुनकर बाहर कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल आमतौर पे आप अचार या रसायनों के उत्पादन में एक मजबूत एसिड के तौर पे कर सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पेट में यानी आमाशय के अंदर भी प्राप्त होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पाचन में सहयोग करता है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ फिर से स्टेटमेंट और रीज़न हाजिर है, सही की तलाश आपको करनी है। तो NaCl जो है ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है। रीज़न क्या है कि NaCl डिकम्पोजेज इनटू आयंस इन वाटर ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग। मतलब NaCl में आपका सोडियम और क्लोरीन जो है ये बंध में बंधा रहता है, और ये आयनिक बॉन्डिंग होती है, मतलब आयनिक बंध होते हैं, तो ये आसानी से पानी में डिजॉल्व हो जाता है। इसके जो आयन है वो आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 9 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। कथन कारण सही है, व्याख्या भी ठीक है। ठीक है, आप ऐसे ही तो लिखते हैं ना, Na+ और Cl-। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं और ये पानी में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जैविक विकास की कौन सी उपशाखा जीवाश्मों और प्राचीन जीवन रूपों के अध्ययन पर आधारित है। मतलब इसमें फॉसिल्स और एंशिएंट लाइफ की स्टडी की जाती है। आराम से आप पकड़ सकते हैं, ये पैलियोंटोलॉजी है। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी है। इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाइटामिन या विटामिन, जो आप कहना चाहें।
तो विटामिन सी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के मामले में। इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है अगर विटामिन सी आपके अंदर प्रचुर मात्रा में। और विटामिन ए जो है एक इसेंशियल पार्ट है गुड विजन के लिए, आपकी निगाह अच्छी हो, आपकी दृष्टि जो है मजबूत रहे, उसके लिए विटामिन ए का अच्छी मात्रा में आपके शरीर में रहना आवश्यक। विटामिन ए जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब इंटेस्टाइन के माध्यम से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए अच्छा माना जाता है। और विटामिन के जो है ये इसेंशियल होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर इन द ब्लड। तो अब आप ये बताएं कि इसमें गलत कौन सा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। और ये जो 11वां प्रश्न है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन बी का ये काम नहीं होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करना या उसमें मदद करना, ये काम जो है ये आपका विटामिन डी का होता है। ठीक है, विटामिन डी इस मामले में महत्वपूर्ण होता है, ये हड्डियों के विकास और रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। इसमें आपको डिजीज़ और फैक्टर दे रखा है, मलेरिया, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा और मधुमेह यानी डायबिटीज़। और इसके जो कारक हैं वो दिए हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है आपका, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है और इंसुलिन की कमी से होता है, ऐसे करके दिया है। मिलान आपको करना है, आप आराम से कर सकते हैं। बताइए। तो 12th क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ए वाला। ए वाले के हिसाब से इसको मिलाना ही नहीं है, बस आमने सामने मैच है, कुछ नहीं, इसको ऐसे ही चुन लीजिए। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम से, तपेदिक जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस ही फैलाएगा और कोई नहीं फैला सकता, और मधुमेह जो है वो इंसुलिन के अनियमितता से होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 आपका इंतजार कर रहा है। कथन कारण एक बार फिर से हाजिर हो गया है। कहा जा रहा है कि पाचन के दौरान पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है, आपके आमाशय की दीवारों से ये निकलता है। रीज़न ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाद्य प्रोटीन के टूटने में सपोर्ट करता है, फूड प्रोटीन जो होता है इसको ये ब्रेक डाउन करता है, और जो एंजाइम होते हैं उनमें, मतलब एंजाइम के तौर पे पेप्सिनोजन है, इसको सक्रिय रूप में पेप्सिन में सक्रिय करता है, मतलब एंजाइमों को उकसाने का काम करता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे आमाशय को नुकसान नहीं पहुँचा पाता आम परिस्थितियों में। तो बताइए कि इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 13 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक है ना, यही व्याख्या है। जो जठर रस होता है ना, जठर रस आमाशय के अंदर बनता है, तो उसको अगर देखें, जिसे गैस्ट्रिक जूस अंग्रेजी में कहा जाता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रचुर मात्रा में होता है और भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो एक जलन जैसी अनुभव होती है और ये आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुँचाता है, तो फिर अल्सर बन जाते हैं। फिलहाल ए वाला जो कथन है वो सही है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन सा कोशिकांग जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए यानी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, या फिर आपका गोल्जी ऑपरेटस है, गोल्जी का है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 14th क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, राइबोसोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम इसी के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15। अब यहाँ पे कहा गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम एमाइलेज। ठीक है, एंजाइम जो है एमाइलेज, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है, मतलब ये क्या काम करता है। तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। यहाँ पर एमाइलेज का क्या काम है वो आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न को देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के विघटन का ये काम करता है। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया कि यहाँ आप देख रहे हैं, कौन सा ऐसा पर्वत शिखर है, माउंटेन पीक है, जिसे कि बुद्धिज्म, हिंदू लोगों में, जैन धर्म में और इसके अलावा बोम्पो, इन सब के द्वारा पवित्र माना जाता है। बहुत सारे धर्मों की आस्था का केंद्र है। तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट कैलाश है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, इसमें से कौन सा होगा। और इसका जो सही जवाब है वो कैलाश पर्वत हो जाएगा। हम लोग मानते हैं कि भगवान शिव वहाँ निवास करते हैं, भगवान शिव का वो ससुराल है, माता पार्वती वहीं की है, हिमालय की बेटी है ना। और उसके अलावा बौद्ध लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। और ये तिब्बत, मतलब जो चीन के अधिकार में तिब्बत है, वहाँ पे स्थित है। ये सब हम देख रहे हैं, बाकी धर्मों के लिए भी उतना ही पूज्य है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, अब इसमें से बताइए कौन सा होगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखें तो सियाचिन है, बियाफो नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। सियाचिन जो है ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है और इसकी लंबाई करीब 110 किलोमीटर है। हालांकि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो यहाँ जनजातियों के नाम और राज्यों के नाम दिए हैं, इसको आप फटाफट मिला सकते हैं। देखिए इसमें भील, गोंड, संथाल और बोडो दिया है।
करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए। सी वाले के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। मतलब ये है कि भील जनजाति जो है ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में, गोंड जो है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, संथाल झारखंड में और बोडो जो है वो मेघालय में पाए जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं, इनकी जो आबादी है वो भारत के अन्य हिस्सों में भी मिल सकती है, लेकिन मूल रूप से वो कहाँ के हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके हिसाब से चुनना है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम और प्रदेशों के नाम दिए हैं, इसको आपको देखना होगा कि इसमें से गलत कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 19 को ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी वाला होना चाहिए। कृष्णा का केरल से जो कॉम्बिनेशन मिला दिया है यही गड़बड़ हो गया है, बाकी सब तो सही है। गोदावरी आंध्र, कृष्णा कर्नाटक से कॉम्बिनेशन इसका सही रहेगा। कर्नाटक राज्य से कृष्णा रिवर का संबंध है। कावेरी का तमिलनाडु से है और तुंगभद्रा का कर्नाटक से। इसके बाद प्रश्न संख्या 20, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? बताइए। फ्लड है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है। और 20वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साइक्लोन। साइक्लोन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को। ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र से जुड़े जो साइक्लोन के प्रभाव हैं उन्हें हम देखते हैं। इसके बाद 21वें प्रश्न को देखें। स्टेटमेंट और रीज़न दिया है कि जो एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और ये नदियों के द्वारा जो अवसाद ले आए जाते हैं, गाद ले आई जाती है, उससे जमा होकर बनती है। अब बताइए, सही है दोनों ही, जो कथन कारण सही है और व्याख्या भी ठीक है। नदियाँ ही अपने साथ जलोढ़ अवसाद ले आकर जमा करती हैं, एक परत जमा होती है और अगली बरसात में फिर बाढ़ आती है तो उसके ऊपर नई परत बन जाती है। तो ऐसे ही बांगर और खादर मिट्टियों का निर्माण होता है। एक नई होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है वो नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र से तनिक दूर होती है, और जो नई होती है वो बाढ़ वाले क्षेत्र में आती है, उस पर हर साल नई परत बनती रहती है। तो इसमें आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर किसको कहते हैं और खादर किसको कहते हैं, ये पहचान के आपको लिख के बताना है उसमें। ये आपके लिए गृह कार्य है। फिलहाल इसमें हमने ए को चुना। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है? बताइए। राज्यों के नाम आप देख रहे हैं, और इसमें अरुणाचल जो है वो बांग्लादेश के साथ कहाँ से बॉर्डर शेयर करेगा? बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, बाकी जो है वो भी बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन अरुणाचल नहीं करता है, तो डी को हम निकाल देते हैं। अब नीचे आपसे विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक देश, ये जो देशों के नाम है ना, इनमें आप कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। यूरोप को अच्छे से देख कर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो स्कैंडिनेविया में कौन सा नहीं आता है बताइए। देखिए, स्कैंडिनेविया जो है वो नॉर्थ यूरोप का एक पूरा क्षेत्र है। यहाँ की संस्कृति अलग है, सांस्कृतिक जो विरासतें हैं बाकी यूरोप से इसकी भिन्न है। तो इसमें नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और डेनमार्क आता है। हालांकि आप देखेंगे कि फिनलैंड जो है भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेविया के काफ़ी पास है, लेकिन इसका हिस्सा इसको नहीं माना जाता है। ये विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है, वाइकिंग्स का देश है। ठीक है, देश इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ एक पूरी देश जैसी संस्कृति। तो अब इसमें हमने देखा 23, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। फिनलैंड को इसका हिस्सा मानते नहीं, हालांकि संस्कृति वहाँ के भी काफ़ी करीब है। इसके बाद 24 को देखते हैं। यहाँ पर कथन कारण फिर से हाजिर है। तो कहा गया कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि ये माइल्ड होती है, पहली चीज़, वेट विंटर्स होती हैं, और हॉट ड्राई समर होते हैं। समर सीजन जो है इसका हॉट होता है और ड्राई होता है। जो सर्दियाँ होती हैं वो नमी युक्त होती हैं, मतलब इसका ये हुआ कि उस समय बरसात होती है। कारण ये है कि भूमध्य सागरीय जलवायु यानी जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है ये ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति से प्रभावित होता है। जो कोल्ड ओशियन करंट है वो इस पर प्रभाव डालती। अब आप बताएं कि इसमें सत्य कौन सा है। 24 को आप अच्छे से देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। कथन ठीक है, कथन जो दिया है वो एकदम सही है, लेकिन कारण गलत है। यहाँ जो ठंडी महासागरीय धाराओं का जिक्र दे दिया है उसकी वजह से गड़बड़ हुई है। असल बात यह है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसमें ये सारी परिस्थितियाँ तो पाई जाती हैं, लेकिन इसमें कोई एक कारण हम नहीं कह सकते इन जलवायु की परिस्थितियों के पाए जाने के पीछे। मतलब इसमें कुछ दबाव की परिस्थितियां हो सकती हैं, उच्च दबाव का क्षेत्र वहाँ हो सकता है। उसके अलावा जो वृष्टि छाया का प्रभाव होता है वो यहाँ दिखाई देता है। ठंडी महासागरीय धाराओं का प्रभाव उतना बड़ा यहाँ नहीं दिखता है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके जीवन चक्रों के बारे में सही क्रम क्या होता है बताइए। तो पहले तो ये बनते हैं, उसके बाद फैलते हैं। तो अब बताइए इसमें कौन सा क्रम होना चाहिए। तो 25 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले इनका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये बड़े होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जीव का होता है। बच्चा छोटा होता है, मतलब पहले पैदा होता है, उसका फॉर्मेशन होता है,
उसके बाद फिर वो बड़ा होता है, उसको मैच्योरिटी मिलती है, और अंत में उसका बिखराव होता है। बिखराव का मतलब क्या, बुढ़ापा होता है, उसकी क्षमताएं कमज़ोर होती हैं और अंत में वो समाप्त हो जाता है। सभी को जाना है ना। तो उसी तरीके से ये साइक्लोन भी होता है और इसीलिए हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। पैदा होता है, बड़ा होता है और अंत में बिखर जाता है। इसके बाद 26 को देखें, यहाँ पर कहा गया कि विश्व के जो खनिज क्षेत्र हैं उनके बारे में विचार करिएगा। तो अपलेशियन माउंटेन्स आर द मेजर मिनरल रीजन इन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, पहला इसमें स्टेटमेंट। दूसरा जो है इसमें कहा गया कि रूर वैली जो है वो एक मेजर मिनरल रीजन है और ये कोल माइनिंग के लिए जाना जाता है। इसकी लोकेशन है जर्मनी में। रस्ट बेल्ट जो है ये इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखें आप। रस्ट बेल्ट वॉज वंस नोन फॉर स्टील प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कभी इसको जाना जाता था इस्पात के उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्रों के तौर पे। कॉपर बेल्ट जो है ये मेजर मिनरल रीजन है और ये कॉपर माइनिंग के लिए जाना जाता है और ये है कहाँ पे, तो अफ्रीका में है। ऐसे करके ये कुछ प्रमुख जो खनिज के स्थान है उनका नाम दिया है, लोकेशन दी है। अब इसमें सही की तलाश आपको करनी पड़ेगी। पूरा प्रश्न आप देख लें, करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाना चाहिए। सभी तो सही हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है सबकी सब एकदम अच्छी वाली है, तो आपको पता होनी चाहिए। इनसे अलग अलग प्रश्न बन सकता है। डी को हम चुनते हैं, ठीक है, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें जो कि है 27। 2 स्टेटमेंट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि पर्ल रिवर का जो डेल्टा है इसे इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल और अदर जो लाइट इंडस्ट्री है उनके लिए जाना जाता है। और इसके बाद कंसाई क्षेत्र जो है ये ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल जैसे जो क्षेत्र हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके मामले में अपना ध्यान फोकस किए हुए हैं। मतलब यहाँ पर इन उद्योगों का आप जमावड़ा देख सकते हैं। तो अब इसमें आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो 27 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन सही है और इसीलिए आपको सी को चुनना चाहिए। प्रश्न संख्या 28। विश्व के प्रमुख डेल्टा और उनसे संबंधित नदियों के बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो आपको बतानी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है, अमेजन का डेल्टा है, कौन सा किसके द्वारा बना हुआ है वो दिया हुआ है। मेकॉन्ग डेल्टा जो है उसको बनाने वाली नदी जो है वो मिसिसिपी है, ऐसा दिया है। आमतौर पर जो डेल्टा का नाम रखा जाता है वो नदियों के नाम पे ही रखा जाता है, तो पहचानना इसमें आसान हो गया है। बताइए, देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, ध्यान से देख लीजिए पहले, इसका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। मेकॉन्ग जो है ये मेकॉन्ग नदी के द्वारा ही बनाया गया है। मेकॉन्ग नदी का भी नाम है और उसी के नाम से डेल्टा का नाम रखा गया है। तो डी वाला ऑप्शन गलत है। मिसिसिपी का डेल्टा अलग है, वो मिसिसिपी के द्वारा बनाया गया है। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। यहाँ पर डेजर्ट और कंट्री दिया हुआ है। सहारा डेजर्ट है, गोबी है, आटाकामा है और कालाहारी है। कहाँ पर कौन सा है ये आपको मिलान करना पड़ेगा और 29 में मिलाइएगा तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, पहले से मिला हुआ है, ठीक। सहारा जो है ये मिस्र में है, गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया का है, आटाकामा चिली में है और कालाहारी आपका साउथ अफ्रीका में है। प्रश्न संख्या 30। हाल ही में भारतीय गृह मंत्री ने प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। इसका संबंध किस चीज़ से है ये आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 30। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से इसका ताल्लुक है, ठीक है, BSF से इसका ताल्लुक है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें जो सेना के जवान हैं वो व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जितनी भी जानकारी है उसको अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इंडियाज़ फर्स्ट सोलर कार। जो भारत की पहली सोलर कार है, सौर ऊर्जा से संचालित कार है, उसका नाम क्या रखा गया है। तो सौर ऊर्जा है, इससे आप जोड़ जाड़ कर देख सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 31 का, इसका हो जाएगा सी वाला, EVA, ईवा, ठीक है, ईवा इसका नाम रखा गया है। EVA नहीं पढ़िएगा, इसको ईवा पढ़िएगा, ठीक। तो ये जो कार है ये सोलर, मतलब सोलर एनर्जी से चलने वाली कार है और ये पूरी तरह से जो सौर संसाधन है उनसे लैस होगी। तो इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 में देखते हैं और यहाँ पर देखें डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की स्थापना। देश में डॉपलर वेदर रडार जो है नेटवर्क, मतलब एक रडार नहीं, उसका पूरा नेटवर्क, उसकी स्थापना के बारे में दो नहीं बल्कि 3 स्टेटमेंट है, उन पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन ये कहता है कि गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू कवर द इंटायर कंट्री विथ डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025। इससे मौसम की पूर्वानुमान या जानकारियां प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त होगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क विल कवर द मोर एक्यूरेट फॉरकास्ट रिलेटेड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट। हालांकि अभी भी जो अंदाजा मौसम विभाग लगाता है वो इतना, भले ही एकदम सटीक ना हो, लेकिन इतना गलत भी नहीं होता है। पहले की तुलना में हमारे जो तंत्र हैं वो सुधरे हैं, लेकिन डॉपलर वेदर रडार जो है वो इसमें उल्लेखनीय सुधार करेगा। एकदम सटीक जानकारी हमें काफ़ी समय पहले ही पता लग जाएगी। दिस रडार गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सीजनल चेंजेस इन एरिया अप टू 400 किलोमीटर। काफ़ी दूर तक ये विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। तो अब आप बताएं, 32वां आप देख रहे हैं,
सही जवाब इसका डी हो जाएगा, सभी सही है, जितनी इन्फॉर्मेशन है सब की सब परफेक्ट। प्रश्न संख्या 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पृथ्वी सेकेंड मिसाइल। इसमें से पृथ्वी 2 मिसाइल जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सी गलत है, ध्यान से देखिए। और 33वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी 2 जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण सतीश धवन केंद्र से किया गया था और यही इन्फॉर्मेशन इसमें रॉन्ग है, बाकी सब सही है कि ये परमाणु रोधी क्षमता का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, 450 किलोमीटर की मारक क्षमता है, 2003 में इसको शामिल किया गया था। बाकी सारा इसमें सही है, लेकिन इसमें देखिए पहला भी गलत है और तीसरा भी इसका गलत है। यहाँ जो मारक क्षमता दी है ना वो 450 दी हुई है। 450 इसकी मारक क्षमता कब से हो जाएगी, इसकी मारक क्षमता इससे कम है, 350 किलोमीटर तक ही ये मार करने में सक्षम है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ गलत है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च नहीं किया गया था। जो मिसाइलों की लॉन्चिंग होती है वो आप भी जानते हैं कि उड़ीसा का जो चांदीपुर है वहाँ से होती है ना। तो ए वाले को चुनते हैं, पहला तीसरा गलत, दूसरा चौथा सही। इसके बाद 34वें को देखते हैं। IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत पशुओं के लिए भारत में की गई है और किस राज्य से की गई है पहली बार, ये बताइए। IVF मोबाइल यूनिट, इसमें राज्य कौन सा होगा? 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है। इसके बाद प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। 35वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसमें उप विजेता कौन देश बना था। इसमें रनर अप की जो कंडीशन है वो किस देश की थी, ये आपको बताना होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, बेल्जियम। ठीक है, उप विजेता जो है वो बेल्जियम था। तो प्रश्न ये उठता है कि विजेता कौन था। तो ओडिशा में ये संपन्न हुआ था पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 और फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने पेनाल्टी शूट आउट किया था और बेल्जियम को हरा दिया था। मतलब जर्मनी इसमें विजेता था और बेल्जियम उप विजेता था। निकोलस वेलन जो जर्मनी के हैं वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे। हालांकि गोलकीपर जो थे वो विंसेंट बनास थे और ये बेल्जियम के थे। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 36 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि विच इंडियन डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियाज कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक, मतलब इसमें ये कहा गया कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है। पल्ली, मोडेरा, बुरहानपुर और कोल्लम, इसमें से आपको चुनना है। और 36 को आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा इसका डी वाला। ठीक, कोल्लम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सबसे पहले सामने आया है और ये केरल का है। केरल के मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन पिनाराई विजयन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद 37 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम सेलेक्ट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसमें से जो रॉन्ग ऑप्शन है वो आपको चुनकर बाहर करना है। तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहा जा रहा है कि ये भुवनेश्वर में उद्घाटित किया गया और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। अब आप बताएं इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं 37। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, पहला जो कथन है वो गलत है। इसमें कहा गया है कि ये भुवनेश्वर में, क्योंकि बिरसा मुंडा के नाम पे इसका नाम रखा गया है, तो ये इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो ये क्षेत्र जो है ये भुवनेश्वर नहीं है, उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा राउरकेला में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये एकमात्र इको फ्रेंडली हॉकी स्टेडियम होगा। इसमें करीब 20,000 से ज़्यादा दर्शक जो हैं वो बैठकर एक साथ मैच का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। यहाँ पर देखें, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वॉन द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है इसको जीतने वाला राज्य कौन सा है बताइए। तो 38 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ओडिशा ने इसको जीता है, ओडिशा राज्य के द्वारा इसे जीता गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 39, यहाँ पूछा गया कि विथ रेफरेंस टू एंशियंट हिस्ट्री सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत की तलाश करिएगा। तो कहा जा रहा है कि द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ फाउंड इन लहुरा देव। द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, नवपाषाण काल में सबसे पहले अनाज का उत्पादन शुरू होता है। बुर्ज होम से हमें एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री और स्थायी रहने के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। वो जगह है बुर्ज होम। और एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ हैज़ बीन फाउंड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें एक स्थायी जीवन का जो प्रमाण है, मतलब रुक कर एक जगह अपना जीवन यापन करने का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। तो अब आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल का जो स्टार्टिंग है वो हमें बुर्ज होम से प्राप्त होता है। एनिमल हस्बेंड्री का जो साक्ष्य है वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। आखेट माने हंटिंग का काम और एनिमल हस्बेंड्री का काम, ये दोनों ही वहाँ से प्राप्त होता है। और आप देखते हैं कि बुर्ज होम से हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है ना। तो सी को इसमें से चुन लिया, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं।
इसमें कहा गया कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में राजाओं और शासकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा है? देखें और बताएं। तो प्रश्न संख्या 40 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए इसको बखूबी दिखाया गया है। अब यहाँ पर वेद के संबंध में लिस्ट दी हुई है, वेद और उसमें क्या क्या चीज़ों का ब्यौरा है वो हमें दिखाया गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेदों के नाम हैं। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखनी होंगी और मिलान करना होगा। मिलान करके इसमें से लिस्ट जो दी है उसके आधार पे चुनना होगा। तो मिलान करके बताइए। देखें इसका जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट मिलान है वो ए वाला हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, आमने सामने सिर्फ मैच करना था। मतलब ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है, प्रार्थनाएं हैं, भजन है असल में। और सामवेद में जो मंत्र है मतलब ऋग्वेद के ही बेसिकली मंत्र हैं, उनको गाए जाने की पद्धति इसमें दी हुई है। और इसके बाद जादुई सूत्र और आकर्षण, साथ में मंत्र मतलब जो कर्म कांड हैं उनका ब्यौरा हमें प्राप्त होता है यजुर्वेद से। ठीक है, कर्म कांड जो है, जादू का मतलब वो अथर्ववेद वाले जादू से मत लगाइएगा, वहाँ जादू टोना टोटका जो है वो अलग चीज़ है। यहाँ पर रहस्यमयी जो चमत्कारी मंत्र हैं, मंत्र का जो तंत्र होता है उसकी विधि हमें यजुर्वेद में दिखाई देती है। कर्म कांडों से मंत्रों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो यजुर्वेद का मिलान सामने ही होगा। अथर्ववेद में भजन और दार्शनिक शिक्षाएं हैं, अथर्ववेद में बहुत कुछ, तो इसमें से हम ए को मिला लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी 42वां, भारतीय प्राचीन साम्राज्य जो था या प्राचीन भारतीय साम्राज्य, उसके बारे में आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो एंशियंट इंडियन एम्पायर में कहा गया कि द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। सातवाहन एम्पायर रूल्ड द दक्कन रीजन ऑफ इंडिया। गुप्त पीरियड वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। संगम इरा वाज अ पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर एंड पोएट्री। इसमें आप देख रहे हैं और बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 42, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ तेलुगु का उत्कर्ष नहीं हुआ था बल्कि तमिल का हुआ था। तमिल भाषा के जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं उनका संकलन किया गया था, जो संगम इरा होती है, संगमों का आयोजन होता है उसमें। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ कथन कारण कुषाणों के बारे में दिया हुआ है। तो कथन ये कहता है कि कुषाणों का जो समय था उस समय गांधार आर्ट का डेवलपमेंट होता है और कुषाण पीरियड को जाना जाता है कल्चरल और आर्टिस्ट रिलेशन के लिए। ठीक है, कल्चरल और आर्टिस्ट या आर्टिस्टिक जो रिलेशंस हैं उनके आदान प्रदान के लिए जाना जाता है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें सही कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। सही बात है, ये मध्य एशियाई साम्राज्य था, भारत में अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चीन से कुछ हद तक संबंध रखते थे, मतलब चीन से ही मूल रूप से आए थे। गांधार कला का इनके समय में विकास होता है और आप जानते हैं कि बुद्धिज्म के भी ये बाद में फॉलोअर बन जाते हैं। महायान बुद्धिज्म को कनिष्क के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, बताइए। मूल सिद्धांत की बात हो रही है तो जैन धर्म में बाकी चीज़ें तो है ही है, लेकिन ये कट्टर अहिंसावादी होते हैं। कट्टर अहिंसावादी होते हैं मतलब इसमें अहिंसा ही सर्वोपरि होता है और उसके लिए ये बहुत सारा अपने शरीर को दंड देने का भी काम करते हैं ताकि गलती से भी किसी जीव को नुकसान न पहुंचे, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि 1905 में जो बंग भंग होता है उसके विद्रोह में या विरोध में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। सिंपल है एकदम, आराम से आप कर सकते हैं। कौन सा चुनेंगे? ठीक है, स्वदेशी। इसके बाद 46 को देखिए। ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर का नाम दिया है, आपको मिलाना होगा। आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है और यंग बंगाल मूवमेंट है। अब इसमें आप बताएं तो आप किसको किससे मिलाएंगे। दयानंद सरस्वती जी को मिला लीजिए इसमें आर्य समाज से। A2 को मिला लिया, ठीक है। A2 को अगर चुना तो बी वाला विकल्प हमारा अपना हो जाता है। बाकी को भी मिला लेते हैं। आर्य समाज को आप दयानंद सरस्वती से मिला चुके हैं। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद से मिला लीजिए। यंग बंगाल मूवमेंट को डिरोजियो से मिला लीजिए और थियोसॉफिकल सोसाइटी को मैडम ब्लावस्की और कर्नल एल्कॉट से मिला लीजिए। ऐसे करके मिलाएंगे। इसके बाद 47 को देखते हैं। यहाँ कथन कारण भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो 1942 में ये महत्वपूर्ण चरण के तौर पे मतलब भारतीय आज़ादी में महत्वपूर्ण स्टेप के तौर पे देखा गया था। रीज़न ये है कि इसमें व्यापक जन भागीदारी होती है और एक मजबूत ब्रिटिश विरोधी भावना जो है वो जन्म लेती है। आंदोलन इससे पहले भी हुए थे लेकिन इतना ज़्यादा एकजुटता है, मतलब एकता का जो दर्शन है वो पहली बार क्विट इंडिया मूवमेंट में ही होता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते लोग पक चुके थे अंग्रेज़ों से, तंग आ चुके थे और वो चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं। तो 47 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सत्य है, क्विट इंडिया मूवमेंट ये भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे नहीं कहा गया, सच में ये अंग्रेज़ों की नींव हिलाने का काम करता है।
इसके बाद प्रश्न संख्या अगले यानी 48वें को देखते हैं। 1919 का जो रोलेट एक्ट था उसके बारे में विचार करिएगा। तो रोलेट एक्ट को जो भारतीय लोग मतलब भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। रोलेट एक्ट जो है इसका विरोध किया गया था। और रोलेट एक्ट में क्या है, इसमें बिना वकील बिना दलील वाला जो काम है काला कानून, इसको इसीलिए कहा गया था। मतलब भारतीयों पर बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का उन्हें पूरा अंग्रेजों को अधिकार होता था। मतलब जिसको चाहे उसी को उठाकर जेल में डाल दें और फांसी पर चढ़ा दें, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता अगर ये कानून पास हो जाता। ठीक, तो अब आप ये बताएं कि इसमें सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 48 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों जानकारियां सही हैं और इसीलिए इसका भयंकर विरोध होता है। प्रश्न संख्या 49, यहाँ पर कहा गया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बारे में जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपको बतानी है। तो इसमें मतलब जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने भारत को पूरी आज़ादी दिलवाई। यहाँ पे कंप्लीट फेडरल सिस्टम भारत को दिया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया उसका। डुअल गवर्नमेंट को यहाँ सेंटर में मतलब यहाँ ये कहा गया कि जो केंद्र है, यहाँ यही कहा जा रहा है कि इट इंडेड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एट द सेंटर। सेंटर में जो डुअल सिस्टम गवर्नेंस का है उसको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भारतीयों को दिया गया। तो अब आप ये बताएं कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 49, और इसका जो सही जवाब है इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। कंप्लीट फेडरल सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस करने का काम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से किया गया। यही एकमात्र इसमें सही है, बाकी जो है वो अन्य अधिनियमों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं और इसमें वुड्स का जो डिस्पैच था उसके विषय में, यह 1854 का है। इसके बारे में आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा से संबंधित है, लेकिन इसमें उद्देश्य को एक चुनना होगा आपको, कौन सा चुनेंगे बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाना चाहिए, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, शिक्षा से ये भले ही जुड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना यही इसका एकमात्र उद्देश्य था और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा को भारत में ले आने का काम किया गया था। 51 में यहाँ अखबारों के नाम दिए हैं, समाचार पत्रों के, और उनसे संबंधित संपादकों के नाम दिए हैं, आप पहचानिएगा। केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया को निकालने वाले गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम के द्वारा अल हिलाल को निकाला गया था, और वंदे मातरम को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें से कौन सा गलत है वो आपको पहचानना है। और 51 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वंदे मातरम अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, यहाँ पूरे विश्व की बात नहीं हो रही है, भारत के संदर्भ में देखें तो इसको निकालने वाले बिपिन चंद्र पाल थे। ये 1905 का समय है। स्वदेशी आंदोलन का जो मैसेज था उसको फैलाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। और वैसे विश्व स्तर पर देखा जाए तो वहाँ बहुत सारे नाम आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। 52 को देखते हैं, लिस्ट मैच आपको करनी है, बुक का नाम और ऑथर का नाम दिया है। तो मानस है, पंचतंत्र है, पद्मावत है और भक्तमाल है, मिलाना है आपको और मिला लीजिए। मानस का मतलब यहाँ रामचरितमानस से है, पंचतंत्र को आप विष्णु शर्मा से मिला लीजिए, पद्मावत को जायसी से और भक्तमाल को नाभादास से, आराम से आप पकड़ सकते हैं। इसके बाद 53 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन के बारे में कथन कारण दिया है, विचार करिएगा। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि भक्ति मूवमेंट जो है एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था असल में, और ये रिफॉर्म के उद्देश्य से लाया गया था। मेडिवल टाइम पीरियड में ये उठकर खड़ा होता है। रीज़न क्या था कि भक्ति मूवमेंट वाज एम्ड एट प्रमोटिंग पर्सनल डिवोशन एंड डायरेक्ट कनेक्शन विथ गॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और क्रीड। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तिगत भक्ति और भगवान के साथ सीधे संबंध का बढ़ावा था वो इसमें दिया गया। मतलब बीच में कोई माध्यम नहीं है, हम सीधे अपने भगवान से जुड़े, साफ सुथरा अपना उपासना का काम रखें और अपने कर्मों को ठीक करें। तो भक्ति आंदोलन का ये उद्देश्य दे रखा है। अब इसमें आप बताएं 53 का राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें से। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक है, यही तो बात थी। बीच में जितने पाखंडी माध्यम इकट्ठे हो गए थे उनकी वजह से समाज में बुराइयां ही फैल रही थी, धर्म जो है वो दूषित हो रहा था। तो उन्हें हटा दो और सीधे सीधे आप भगवान से जुड़ जाइए, सत्य को पहचानिए, यही इसका उद्देश्य था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। सूफी संतों के बारे में स्टेटमेंट है, जो सही है उसका चयन आपको करना है। तो सूफी संत प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन मेडिवल इंडिया। ठीक है, और सूफी संत फॉलो अ सिंक्रेटिक अप्रोच, दे यूज लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन टू स्प्रेड इस्लाम एमंग द मासेस। ठीक है, इसमें ऐसे दिया हुआ है। मतलब ये है कुल मिलाकर कि सूफी संत जो है उन्होंने मध्यकालीन भारत में इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसमें वो जो समधमी दृष्टिकोण होता है, मतलब एक मॉडरेट अप्रोच होता है, उसको अपनाते हैं। जनता के बीच में इस्लाम को फैलाने का ये अच्छा तरीका था। तो अब इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। तो 54 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी तो सत्य हैं।
इस्लाम को फैलाने के दो तरीके थे, एक तो ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाइए या फिर मार पीट कर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूलने के लिए विवश करिए, और दूसरा तरीका ये था प्रभावित करिए, प्रभावित करके इस्लाम की ओर लोगों को झुकाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 55 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि लाल किले का निर्माण करवाने वाला मुगल शासक। अब ये तो सीधा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से शाहजहां हो जाएगा, और इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। ठीक, लाल पत्थर से आमतौर पे शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें नहीं बनवाई हैं, लेकिन लाल किले का निर्माण करवाया है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि दिल्ली की सल्तनत दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी और उसकी उत्तराधिकारी थी रजिया सुल्ताना। दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास में पहली और आखिरी गद्दी पर आसीन होने वाली ये महिला थी, और इसने शासन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की थी। अब यहाँ मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी, ये आपको बताना है। अभी पीछे आपने एक क्वेश्चन देखा है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो 57 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया गया था, मनसब देने का प्रावधान। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बताइए इसमें से क्या होगा। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी पोषक पदार्थ, मतलब वो खाद हो सकती है या कुछ ऐसा फर्टिलाइजर टाइप का, जो कि पानी के स्रोत में जाकर मिल रहा होता है, और पानी में जब वो जाता है तो ज़्यादा खाद पानी मिलने की वजह से वहाँ शैवालों की वृद्धि होने लगती है। जो वनस्पतियाँ हैं वो पूरे जल को आच्छादित करने लगती हैं और पानी की ऊपरी सतह पर फैल जाती हैं। तो इससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, और ये जो जगह है ना, ये जीवों के लिए अनुकूल नहीं रह जाती है। पानी के अंदर के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो समाप्त होने लगते हैं। इसी घटना को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। तो अब आप इसमें से क्या चुनिएगा, बताइए। तो 58 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, जल निकायों में शैवाल की बहुत ज़्यादा वृद्धि, और इसी की वजह से क्या होता है, पानी का जो ऊपरी सरफेस है वो पूरी तरह से ढक जाता है, सनलाइट अंदर नहीं जा पाती। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को सीधा खतरा इसमें से किसका नहीं है? खतरा तो है ही है, लेकिन इनडायरेक्ट। तो इको टूरिज्म जो है उसका सीधा खतरा बायोडाइवर्सिटी को नहीं दिखाई देता है। सीधे खतरे का मतलब है कि सामने से नुकसान कर रहा है, लेकिन इको टूरिज्म जो है उसका सीधा खतरा बायोडाइवर्सिटी को फिलहाल नहीं दिखाई देता। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। यहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो एसिड रेन के बारे में कहा गया है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की वजह से ऐसा होता है। ग्रीन हाउस गैसें अगर बढ़ेंगी तो जो वैश्विक ऊष्मन है वो होगा, तापमान में वृद्धि होगी, और वनों की कटाई का परिणाम ये होता है कि जैव विविधता खत्म हो रही है। ओजोन के ह्रास की वजह से समताप मंडल में ओजोन का ह्रास जो है, इसका मतलब क्या है कि समताप मंडल में ओजोन घटती जा रही है। अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न तो आपने देखा और सारे कथन ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें आपको चुनना होगा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, क्योंकि सभी सही है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब सही है। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। लिस्ट मिलान आपको करना है। तो जल प्रदूषण अधिनियम है, मतलब आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, असल में ये आपका 1974 का है। वायु प्रदूषण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, और वन संरक्षण अधिनियम है। इसमें मिलाना है आपको, और मिलान अगर कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा। इसका ध्यान से देख लीजिए, पहले ये पूरा प्रश्न है, इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। सी के हिसाब से हम मिला लेते हैं। असल में देखिए, जल प्रदूषण अधिनियम जो है वो 1974 का है, और इसमें पानी के प्रदूषण को नियमित करना, मतलब कंट्रोल करना असल में, और नियंत्रित करना, ये इसका उद्देश्य है। वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण को रोकना, वन्य जीव संरक्षण में वन्य जीवों का आवास जो है उसका संरक्षण करना, साथ में वन और उसके संसाधनों का संरक्षण। सीधी बात है, नाम से यहाँ सारी चीज़ें क्लियर है, तो पहचानने की बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, मतलब शब्द दिए हैं, उनका मतलब दिया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी उपज को बढ़ाना और ढेर सारी मात्रा में खाद्यान्न पैदा करना। वृक्षारोपण कृषि जो होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उसमें मल्टीपल क्रॉप्स को एक सेम फील्ड में कल्टिवेट किया जाता है। और सेरीकल्चर में क्या होता है, कल्टिवेशन ऑफ सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट, जो कीड़े होते हैं, वार्म होते हैं, सिल्क वार्म होता है, उसको पाला जाता है। आमतौर पे जो मलबरी के पेड़ होते हैं, शहतूत के पेड़ होते हैं, उस पर। और एक्वाकल्चर में क्या होता है, कल्टिवेशन ऑफ फिश और अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 62, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का यहाँ पे गलत दिया है। प्लांटेशन जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, उसमें एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल को रोपा जाता है, रोपण कृषि होती है। रोप कर उसके पौधे तैयार किए जाते हैं और उसके बाद उससे प्रोडक्ट को प्राप्त किया जाता है, उसमें मिक्स करके नहीं उगाया जाता है। तो ये बी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही।
प्रश्न संख्या 63 में आपसे कहा गया कि कौन एक अकार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है, बताइए। इसमें अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसके बारे में आपको बताना है, और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। यूरिया जो है वो इनऑर्गेनिक है, बाकी जितने हैं वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कार्बन का पाया जाना अथवा ना पाया जाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि रबी की क्रॉप का एग्जाम्पल कौन है, तो मेज, कॉटन, ग्राम और राइस दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, तो चना यानी ग्राम जो है वो रबी की फसल का एग्जाम्पल है। बाकी जितना आप देख रहे हैं वो सब अलग अलग हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं धान को, तो धान जो है ये खरीफ की फसल का एग्जाम्पल है ना। तो इसमें से हम चुन लेते हैं किसको, ग्राम को, यानी सी वाले ऑप्शन को। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में पूछा जा रहा है, क्यों प्रसिद्ध है बताइए। रॉक कट टेम्पल है कि फ्रेस्को पेंटिंग है, दोनों में से आपको चुनकर बताना है। तो 65वां जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये फ्रेस्को पेंटिंग होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो क्या होती है। अगर आपने नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर पढ़ी है या ऐसे भी एनसीईआरटी में आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप आराम से जानते होंगे, लेकिन फ्रेस्को पेंटिंग जो होती है उसमें दीवारों पर चित्र उकेरे जाते हैं और इनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो काफ़ी चटक होती। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। प्लास्टर लगाया जाता है पहले दीवारों पर और उसके बाद उसके ऊपर चित्र बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य असम का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। असम का यहाँ ट्रेडिशनल डांस आपको बताना है। और 66वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बिहू। बिहू जो है ये असम का है। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। कथन कारण दिया है, वर्ली पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। तो वर्ली पेंटिंग का जन्म स्थान राजस्थान है, जनजातीय कला है और यहाँ प्रकृति के दृश्यों को दर्शाया जाता है, ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है, ज्योमेट्रिकल शेप का। तो वर्ली के बारे में बताएं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। कथन ही गलत है, कारण तो ठीक दिखाई देता है। कारण में जो बात कही गई है वो अपनी जगह सही है, लेकिन कथन में ये कह दिया गया ना राजस्थान, ये महाराष्ट्र की है। वर्ली को आप महाराष्ट्र से जोड़ेंगे, राजस्थान से क्यों जोड़ेंगे। तो इसमें डी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं, यानी आपका जो कारण है, रीजन दिया है वो सही है। 68वें को देखते हैं। यहाँ पर भरतनाट्यम के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु राज्य का एक क्लासिकल डांस है और यहाँ पे पुरुष नर्तक ही परफॉर्म करते हैं, ऐसा कहा गया। तो बताइए सही कौन सा है। 68वां करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल पहला ही सही है। भरतनाट्यम को महिलाएं भी करती हैं और अब तो कोई भी नृत्य जो है वो पुरुष और महिला में बंधा नहीं है, लेकिन पहले के नियम कायदे होते थे तो उसमें कुछ पुरुष प्रधान नृत्य होते थे। इसमें महिला नर्तकियां ही इसको मुख्य रूप से करती हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पुरुष नहीं करते, पुरुष भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये महिलाओं का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। यहाँ पर देखें, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इसका कॉन्सेप्ट देने वाले सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था महबूबुल हक, ठीक है। और महबूबुल हक जो है ये पाकिस्तानी थे। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया और इसको हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अब आप बताएं इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 69, सही जवाब इसका डी वाला हो जाएगा। सभी सही है, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है सब की सब एकदम परफेक्ट है, इसलिए हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। गरीबी से संबंधित जो समितियां हैं, गरीबी के आकलन से जुड़ी हुई, जिसमें कि अलग कमेटी है, लकड़वाला है, तेंदुलकर है और रंगराजन कमेटी है, इनके बनने का वर्ष अलग अलग है। तो वर्ष के आधार पर इन्हें अरेंज करना है हमें, पहले कौन बनती है और बाद में कौन सी। तो इसमें अगर आप क्रम से अरेंज करेंगे तो इसका ए वाला जो अरेंजमेंट है वही सही है, यानी पहले से व्यवस्थित है, कुछ करना नहीं था, बस आपको डेट पता होनी चाहिए। देखिए 1979 की है अलग कमेटी, उसके बाद लकड़वाला जो है वो 1993 की है, यहाँ आप देख रहे हैं, और तेंदुलकर जो है वो 2009 की है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, और रंगराजन कमेटी जो है वो 2012 की है। और एक भी कमेटी जो है वो सीधे तरीके से गरीबी का अंदाजा लगाने में सक्षम नहीं हो पाती। प्रश्न संख्या 71, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जो है इसके बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिया है। तो इसका गठन किया गया था दिसंबर 2010 में और इसका चेयरमैन होता है वित्त मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सी होना चाहिए, सीधी बात है, दोनों सही है, दोनों इन्फॉर्मेशन सही है, इसमें कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं। प्रश्न संख्या 72, अब यहाँ रेपो रेट के बारे में बताइए, इसका मतलब क्या होता है। रेपो रेट का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है इसमें सभी को देख लीजिए। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करना, अल्पकालीन अवधि के लिए ब्याज दर पे नकदी प्राप्त करना, ऐसे करके दिया हुआ है। वह सामान्य ब्याज दर जिस पर कि रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा दिया जाता है ना। अब बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए।
तो 72 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उसी को कहा जाता है रेपो रेट, और रिवर्स में क्या होता है, रिजर्व बैंक उनसे प्राप्त करता है। तो ये चीज़ है। इसके बाद 73 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि दिव्य कला मेला 2022, अब इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य था दिव्यांग जितने भी उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके कौशल का प्रदर्शन करना। तो अब आप बताएं दिव्य कला मेला के बारे में सत्य क्या है। प्रश्न संख्या 73। सत्य इसमें सब है, तो पहला दूसरा तीसरा अगर चुनेंगे तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारे काम का है, उसको चुन लेते हैं। यहाँ डी को चुना है, सी को नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। विश्व का पहला तंबाकू कानून कौन से देश के द्वारा पास किया गया है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के द्वारा सबसे पहले पास किया गया और तंबाकू पर तो पूरे दुनिया में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके बाद 75 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि रिसेंटली द इरप्शन ऑफ सेमुरू वॉल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री वाज स्टार्टेड। कोई भी वॉल्केनो जो है वो हमेशा तो इरप्ट होता नहीं है, मतलब सभी जो है वो स्ट्रॉम्बोली की तरह से नहीं होते हैं कि हमेशा धुआं छोड़ते रहते हैं। तो कभी कभी अगर जागते हैं तो वो भी चर्चा का विषय होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा वॉल्केनो जो है वो एक्टिव हुआ है। अब यहाँ बताइए सेमुरू जो है या सेमेरू इसको कहा जाता है, ये कहाँ पे? तो 75 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये इंडोनेशिया में है और ये धुआं उगलना और आग उगलना शुरू कर दिया था। इसके बाद 76 को देखते हैं जो कि नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें कहा गया कि वासेनार अरेंजमेंट के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन को चुनिएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है असल में ये इसके बारे में कहा गया कि ये स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण की व्यवस्था है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है, और इट वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश इन वियना इन जुलाई 1996। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट। मेंबर्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ऐसे करके इसमें जो स्टेटमेंट है वो दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। 76 सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा। भारत इसका सदस्य, यहाँ गलत विकल्प की तलाश हमें करनी है ना, तो हम सी को चुन लेते हैं जो कि इसमें परफेक्ट है। इसमें ये कहा गया है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। अगर भारत सदस्य नहीं होता तो इसमें आप जो चर्चा है उसको नहीं सुनते। असल बात यह है कि इसकी जो 26वीं वार्षिक बैठक होती है वो वियना में आयोजित होती है और वहाँ पे भारत को अध्यक्षता सौंपी जाती है, तो भारत इसका सदस्य निश्चित तौर पे। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि फेरी सर्विस जो है इसको लॉन्च किया गया है और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो काकेस संथुराई ये जो बंदरगाह है, ये पोर्ट है, श्रीलंका का है। यहाँ से लेकर भारत के एक पोर्ट तक इसे शुरू किया गया है। और ये जो फेरी सर्विस है इसमें भारत का कौन सा बंदरगाह आता है ये आपको बताना है। श्रीलंका के पोर्ट का नाम तो दे दिया, काकेन संथुराई है ना। भारत का कौन सा है बताइए। तो 77 करेक्ट आंसर इसका इसमें से बी हो जाएगा। ये करिकाल है, करईकाल आप कह सकते हैं या करिकाल कह सकते हैं, तो बी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। 78 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पे। इसके बाद प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। कौन सी प्राचीन सभ्यता हरियाणा क्षेत्र में फली फूली, बताइए। तो इसमें जो नाम दिया है मिस्र की सभ्यता है, इसके अलावा हड़प्पा की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है और मौर्य सभ्यता है। तो मिस्र की सभ्यता होने से रहा, उसको आप तुरंत बाहर कर दीजिए। अब बी सी डी में से बताइए। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, वैदिक सभ्यता। हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका विस्तार होता है, आर्यों का क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश तक पूरा फैला हुआ। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। हरियाणा के प्रमुख खनिज और उनके संबंधित क्षेत्रों के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, इसको आपको बताना होगा। तो माइका इज ऑब्टेन इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे माइका प्राप्त होता है। लाइम स्टोन जो है ये प्रायः महेंद्रगढ़, अंबाला और पंचकूला से प्राप्त होता है। चीनी मिट्टी यानी जो आपकी चाइना क्ले है, सिरेमिक की जो प्राप्ति होती है ये सिकंदरपुर नाम के स्थान से होती है। और बेराइट जो है ये सोनीपत से प्राप्त होता है। तो अब आप ये बताएं कि गलत क्या है। गलत इसमें बेराइट वाला है। ठीक है, गलती जो है वो डी वाले में है। बेराइट हमें नरनौल से प्राप्त होता है। ठीक है, नरनौल से प्राप्त होता है। तो यहाँ जगह का नाम सोनीपत गलत दिया है। प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन सा राज्य हरियाणा की सीमा को टच नहीं करता है, बताइए। यहाँ राज्यों के नाम दिए हैं, तो बी वाले को चुन लीजिए। उत्तराखंड हरियाणा को नहीं छूता है, बाकी जितने राज्य हैं वो सभी छूते हैं। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, ये हरियाणा की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 82, इसमें कहा गया कि विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म ऑफ एरिया, बताइए। सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल के लिहाज से? तो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा है आपका सिरसा। ठीक है, सिरसा सबसे बड़ा है
और सबसे छोटा कौन है? तो फरीदाबाद है। फरीदाबाद का आकार सबसे कम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में वैसे ही देखा गया था, अब उसमें भी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो कम लिंगानुपात हम देखते हैं वो गुरुग्राम का है, मात्र 854। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है नूंह का, मेवात वाला, 907। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। चूंकि यहाँ सबसे कम पूछ रहा है तो हम गुरुग्राम को चुनेंगे, यानी बी वाले विकल्प को। इसके बाद प्रश्न संख्या 84, इसमें स्टेटमेंट और रीजन फिर से आ गया है। साक्षरता के बारे में पूछा है। तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में हरियाणा में साक्षरता दर काफ़ी ऊंची है। कारण यह है कि राज्य में शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खूब पसीना बहाया है। तो बताइए इसमें सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 84 और सही जवाब इसका ए हो जाएगा, सत्य है। दोनों सत्य है। साक्षरता का मामला जो है वो ठीक ठाक दिखाई देता है, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। ये एक अच्छी बात है और इसमें सरकारी प्रयास जो है वो काफ़ी फलित हुआ है। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में आपको विचार करना है और जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगता है भारत का गवर्नर जनरल। और यहाँ आप देखें, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू बी कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद ये कहा गया कि अ प्रोविजन वाज मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ कमीशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। आप बताएं कि 1833 में क्या होता है? तो 1833 में जो नहीं हो वो आपको चुनना है, बाकी जो है वो होंगे ही। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 85 को आपने देखा, सी वाला हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि बंगाल के गवर्नर से सीधे भारत के गवर्नर जनरल बन जाते। तो यही सी वाला इसमें गलत दिया है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 86, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सा शामिल इसमें से नहीं है? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये तीनों थे, यही 3 सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड वेवल उससे बाहर था। तो सी को बाहर कर देते हैं, माफ कीजिएगा डी को बाहर कर देते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ समितियों के नाम दिए हैं और उसके अध्यक्ष का नाम दे रखा है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। माइनॉरिटी सब कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हैं भीमराव अम्बेडकर। तो आप ये बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 87 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, माइनॉरिटी सब कमेटी ये गलत दिया है। माइनॉरिटी सब कमेटी जो है इसके एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ अध्यक्ष का नाम आप गलत देख रहे हैं, तो वही इसमें से चुनना था। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है बताइए? राज्य का नाम दिया है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड इससे बाहर है, बाकी जितने हैं वो इसमें शामिल हैं। प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि राज्यसभा के बारे में कथन कारण पर विचार कीजिएगा। तो राज्यसभा संसद में भारत में संसद का एक स्थायी सदन है और राज्यसभा भंग नहीं होती है, केवल इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? प्रश्न को आपने देखा, इसमें आप ए चुन लीजिए क्योंकि दोनों सही है और व्याख्या भी ठीक है। राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता है, भंग नहीं किया जाता है। हाँ, उसमें रिटायरमेंट होता है, 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो सही बात है, इसमें कथन कारण व्याख्या ठीक ठाक है। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। भाग दिया है और प्रावधान दिया है। तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पार्ट आपका आप ध्यान से देख रहे हैं, ये 14A है, पार्ट 14A है, पार्ट 15 है, पार्ट 18 है और इसके बाद पार्ट 20 है। इस प्रकार से भागों के नाम दिए हैं और किसमें क्या है ये आपको देखना होगा। पूरे प्रश्न को देखिए। और प्रश्न संख्या 90 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। मतलब इसमें जो भाग 14 है ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का ब्यौरा देता है। अधिकरण के बारे में आपको जो भाग 14A है उसमें दिखाई देता है। निर्वाचन का प्रावधान भाग 15 में है। भाग 16 जो है इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिखाई देते हैं और इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो भाग 18 में हमें दिखाई देता है। संविधान में संशोधन भाग 20। ऐसे करके मिलाएंगे तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 91, वित्त आयोग के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है, सही कौन सा है वो बताइए। तो वित्त आयोग एक न्यायिक निकाय है, मतलब सिचुएटरी बॉडी है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग जो है इसको हर 5 साल में गठित किया जाता है। पहला जो फाइनेंस कमीशन आया था वो सेटअप किया गया था, मतलब उसका सेटअप किया गया था 1951 में। के.सी. नियोगी उसके चेयरमैन थे। अब आप 91 को ध्यान से देख रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो प्रश्न संख्या 91, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, केवल पहला गलत है।
बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है और इसीलिए हम इसमें से चुनते हैं सी वाले विकल्प को। मतलब यह है कि वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। संविधान में इसका बाकायदा ब्यौरा दिया गया है। अनुच्छेद 280 और 281 में हम देखते हैं वित्त आयोग को। तो ये आपका न्यायिक निकाय कहाँ से हो जाएगा, है ना। और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 92 में लिस्ट मिलान आपको करना है। 73वां संशोधन होता है, त्रिस्तरीय संरचना आती है, ग्राम सभा आती है और राज्य चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो भी दिया हुआ है। अब किसका क्या काम है या किसके अंतर्गत क्या होता है उससे आपको मिलाना है। लिस्ट दी हुई है, आप देखें। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। बी के हिसाब से मिला लेते हैं। मतलब इसमें आप देखें कि 73वां जो संशोधन होता है उसी के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था की जाती है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत कमेटी, इसके अलावा जिला स्तर पर जिला परिषद जो है वो इसमें शामिल होती है। तो ठीक है, उसी हिसाब से मिला लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखें 93 को पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां हैं, उन पर आपको विचार करके इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, जीवीके समिति है और एलएम सिंघवी है। इन्हें आप जानते भी हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा। अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सी वाला सही है, पहले से ही व्यवस्थित है। बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पुरानी है, ये 1957 की है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी जो है ये 77 की है, 1977 की। जीवीके राव समिति जो है ये 1985 की है, 85। और एलएम सिंघवी की जो कमेटी है वो 86 की है। इस हिसाब से हम इसे करते हैं। तो इसका जो सी वाला अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94, यहाँ पर आर्टिकल नंबर दिया है और किसके लिए कहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है वो राज्य का नाम साथ में दिया हुआ है। इसमें से कोई एक जो है वो मिसमैच है, उसे ध्यान से देखिएगा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। डी वाला इसमें एकमात्र गलत दिया है, बाकी सब सही है। 371A में नागालैंड के लिए, 71B में असम के लिए और 71C में मणिपुर के लिए। लेकिन 371D जो है ना, इसमें आप देखते हैं आंध्र के लिए स्पेशल प्रोविज़न हमें दिखाई देते हैं। लद्दाख के लिए कहाँ पे है, तो लद्दाख के लिए इसमें से कहीं भी नहीं। लद्दाख को बाद में बनाया गया है ना। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीन कर और उसे फिर 2 हिस्से में बांटा गया। लद्दाख जो है वह भी फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद 95 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ ये कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी कौन होता है, देखें और बताएं। तो 95 का राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए। ये आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। भाई भारत का राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ संविधान चूंकि कानूनी चीज़ है और कानून की व्याख्या सबसे ऊंची संस्था अगर करेगी तो वो कौन होगा, अपना सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं और क्या क्या हैं वो मालूम होने चाहिए आपको। फिलहाल इसमें देखें और बताएं। तो 96 जो है इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। मतलब सभी चुनावों में मतदान करना ये कोई कर्तव्य नहीं है, ये आपकी मर्जी की बात है। ऐसा कोई मौलिक कर्तव्य आज तक नहीं बनाया गया है। बाकी सब सही है कि भाई वैज्ञानिक सोच और जो भावना है उसका विकास करना, इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, वो सब है। 97 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि हु कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। कौन इसे हटा सकता है बताइए। 97 सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद ही हटा सकती है, संसद ही हटा सकती है, ये आप जानते हैं। जो 324 क्लॉज 5 है उसके हिसाब से ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद 98 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जवाब दीजिए, एकदम सीधा प्रश्न है। ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि ये 90 सीटों वाली है टोटल, ठीक है। तो 90 सीट इसमें से कहाँ पे मिलेंगी, ए वाले विकल्प में मिलेंगी। ए को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 99। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हरियाणा विधानसभा के संदर्भ में कथन और कारण पर विचार करिएगा। तो कथन ये कहता है कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के पास किसी भी मामले में बराबरी की स्थिति में एक निर्णायक मत होता है। अगर कहीं भी टाई होता है, मतलब दोनों तरफ से वोट जो है वो बराबर पड़ते हैं, तो उसमें निर्णायक वोट देने का हक किसके पास होता है। कारण यह है कि विधानसभा का मतलब हरियाणा विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो विधानसभा का सदस्य होता है और उसके पास भी वोटिंग राइट होते हैं। वो जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें आप देखें। प्रश्न को आपने देखा 99 को। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। सही बात है, व्याख्या यही कहती है। मतलब दोनों तरफ से वोट पड़ते हैं। अध्यक्ष जो है वो वोट नहीं डाल रहा है, वो बैठा हुआ है चुपचाप।
अब उसमें क्या हुआ कि वोट अगर बराबर हो गए तो यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कि अभी तक वोटिंग नहीं की है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पक्ष में अपना वोट देता है, और निश्चित तौर पे वो जिस सत्ता का होगा, मतलब जिस पार्टी का होगा, उसी को देगा। तो ऐसे करके निर्णायक मत पड़ता है, तो ए वाले को चुना। अंतिम प्रश्न देखते हैं जो कि है 100वां, और इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो भारत का नागरिक होना इन्हें चाहिए, कम से कम 10 साल तक न्यायिक पद पे ये रह चुके हों, और एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार ये 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुके हों। राष्ट्रपति के लिहाज से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता इन्हें होना चाहिए। तो अब ये बताइए कि इसमें सही कौन सा नहीं है, गलत की तलाश आपको करनी है। डी वाला, ठीक है, डी वाला जो इसमें दिया है वही गलत है। यहाँ ये कहा गया है ना, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, इनके पास हाई डिग्री ऑफ नॉलेज होना चाहिए लॉ के मामले में। असल बात यह है कि सिर्फ इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल तक ये न्यायिक पद पे रह चुके हों, और एक से ज़्यादा उच्च न्यायालयों में ये सेवा कर चुके हों, और 10 साल तक अभी जो अधिवक्ता की हैसियत इनकी हो वो रह चुकी हो। यही इसके साथ प्रावधान होना चाहिए। तो हमने डी को चुना है, और यहाँ पर ये मॉक समाप्त होता है। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।